हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम कवर करने वाले हैं मे मैगज़ीन मैपिंग सीरीज़। और ये पिछले 4 लेक्चर्स आ चुके हैं और आप लोगों का फीडबैक मुझे कुछ इतना खास अभी मिला नहीं है। सो आई वुड कंसिडर कि अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना एक बार फीडबैक दे दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज इट विल प्रोवाइड मी कि मैं कैसे चीज़ें थोड़ी और बेटर कर सकता हूँ, क्या मैं कमी ला रहा हूँ वो पता चल जाता है। और अगर पसंद आ रहा है तो वो भी बताइए, नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए। आई जस्ट नीड योर फीडबैक। मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अगर चीज़ अच्छी होगी तो वो अपने आप हो जाएगा, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीनलैंड पहले हम देखेंगे कि ग्रीनलैंड में रैपिड आइस मेल्ट हो रहा है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पीटरमैन ग्लेशियर वहाँ पर। तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट जो वहाँ पे ग्रीनलैंड में देखने को मिल रहा है, वो है ज़ॉम्बी आइस का। ज़ॉम्बी आइस का मतलब जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर ग्रीनलैंड मेल्ट हो गया तो अराउंड सी लेवल जो राइज होगा वो 10 इंच तक राइज हो जाएगा। 10 इंच आप समझते हो, इट इज़ ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएटिंग। और अब देख लेते हैं कि ज़ॉम्बी आइस क्या है कि एक पेरेंट ग्लेशियर से जुड़े होने के बावजूद, जैसे मान के चलिए सीज़न जैसे गर्मियाँ आती हैं तो वो अपने आप पिघलती है, दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस। बट ठंडियाँ आने पर वो आइस अपने आप रिप्लेनिश हो जाती थी। बट नाउ वी आर ऑब्जर्विंग कि पेरेंट आइस यानी कि इस बड़े पूरे हिस्से से जुड़े होने के बावजूद जो कुछ हिस्सा है आइसलैंड की बर्फ़ का, वो अब रिप्लेनिश नहीं हो रहा है उस हिसाब से जैसे वो होता था। ये है ज़ॉम्बी आइस की डिस्पाइट ठंडक है, चीज़ें सुधर गई हैं, सीज़न आ गया है जिस टाइम पर रिप्लेनिश होता है, तब भी चीज़ें रिप्लेनिश नहीं हो रही हैं, उसे ज़ॉम्बी आइस कहते हैं। और ये जो एरिया है जहाँ पर ये हम अभी देख रहे थे कि आइस मेल्ट हो रही है, पीटरमैन ग्लेशियर, इसके साथ एक कंसेप्ट है जो हमारे इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड है, वो है काराकोरम रेंज एनोमली। ये जस्ट एक बार गूगल कीजिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा, बट फिर भी क्वेश्चन आने के चांस हैं। और इसी के साथ एक कंसेप्ट है, अगर आपने पढ़ा हो इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशनल एनोमली। ये दोनों चीज़ें अगर आप पता कर लें और अगर आपको पता चल जाए, आपको अभी पता हो तो प्लीज़ कमेंट में कर दें, मैं पिन कर दूंगा कमेंट, तो सबको पता चल जाएगा कि क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, नेक्स्ट है इटली में माउंट एटना, एक वॉल्केनो भी है। और ये इटली की एक आइलैंड है, सिसिली आइलैंड, वहाँ की एक वहाँ पे है लैंड मास में ये माउंट एटना देखने को मिलता है। ये एक वॉल्केनो है, ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, लेयर्स में कंपोज रहता है ये। और स्ट्रेटो वॉल्केनो आपको मोस्टली रिंग ऑफ फायर में देखने मिलेंगे जो पैसिफिक ओशियन में है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज कौन कौन से होते हैं, माउंट एटना आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज होते हैं शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, काल्डेरा वॉल्केनो, ये जियोग्राफी के फिजिकल से है। लार्जेस्ट वॉल्केनो है ये यूरोप का, ये याद रखिएगा। स्ट्रेटो वॉल्केनो का मतलब होता है कंपोजिट वॉल्केनो, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और ये लार्जेस्ट है यूरोप में, ये आपको मैंने बता दिया। सो एटलीस्ट ये याद रखिएगा माउंट एटना कहाँ पे है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन एटलस माउंटेन्स पे आ चुका है प्रीवियसली, तो फिर भी ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है नाइजीरिया। नाइजीरिया में आई थिंक हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे। हाँ जी, नाइजीरिया में हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे स्वेयरिंग सेरेमनी ऑफ नाइजीरियन प्रेसिडेंट, उस वजह से ये न्यूज़ में था। तो एक बार नाइजीरिया के बॉर्डर्स किस किस कंट्री से मिलते हैं ये देख लेते हैं। नाइजर से, नाइजीरिया नाइजर पड़ोसी होंगे, ये तो हम लॉजिक से बता सकते हैं। और उसके साथ एक दो कंट्रीज़ हैं, टोगो और बेनिन। यहाँ पे एरिया एक है काफ़ी फेमस जो एलिफेंट के आइवरी के लिए काफ़ी फेमस है, और उस पर एक नाम है कंट्री का, वो आप बताओगे। कैमरून का बॉर्डर मिलता है इससे, चैड का वो बॉर्डर मिलता है। 2-3 लेक हैं जो फेमस हैं, थोड़ी न्यूज़ में है,
एक कनिज रिजर्वॉयर है नाइजीरिया के अंदर, एक बेन्यू रिवर है और लेक चैड, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक पोर्ट हारकोर्ट है, जस्ट एक बार सुन लीजिए तो आपको दिमाग में चढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेक्स याद रखिएगा। लेक चैड काफ़ी फेमस है, और काइंस रिजर्वॉयर ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे इसको रिलेटेड लेके। नेक्स्ट है सोमालिया। सोमालिया में फ्लैश फ्लडिंग हुई है, इस वजह से न्यूज़ में था। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, और यहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हुई है। फ्लड्स भी हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे फिजिकल फीचर्स में यहाँ पे रिवर है जूबा रिवर, और दूसरी है एक शैबल रिवर, ये याद रखिएगा। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक कंट्री है, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सोमालियन पायरेट्स के बारे में सुनने को मिलेगा। उससे याद रखिए कि जस्ट टेल मी वन थिंग कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड कंट्रीज़ में ही क्यों पायरेट्स का बोलबाला देखा जाता है। ये एक बहुत अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेन सीरीज़ में आया था इंडियन एक्सप्रेस की। बिकॉज एक तो डिस्टरबेंस इंटरनल लैंड में इशू नहीं है पायरेट्स का इशू वाटर में नहीं है, एक्चुअली लैंड में, क्योंकि लैंड में इंटरनल डिस्टरबेंसेस हैं, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, टेररिज्म फैला हुआ है, इकोनॉमी काफ़ी हद तक बर्बाद है इस वजह से। और ऊपर से साथ में जो हाई सीज़ है वहाँ पे एक अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रीटी नहीं है जो सिक्योरिटी को देखती हो। यूएन क्लोज ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, बट वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को रीप करने के ऊपर है, बट सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एक ट्रीटी नहीं है जो कंसेंसस से आई हो या फिर सब जगह बाइंडिंग हो पूरे ग्लोबली। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। कुछ टाइम बाद उन पायरेट्स को अपने आप छोड़ दिया जाता है, तो अगेन वो फिर से आ जाते हैं। ये एक इशू है ऑन पायरेसी। टाइप्स ऑफ फ्लडिंग देख लेते हैं। कोस्टल फ्लडिंग, ये तो आप समझ ही रहे होगे, राइज होगा सी लेवल तो कोस्टल फ्लडिंग आएगी। रिवर फ्लडिंग, दामोदर रिवर, सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बंगाल है कि सौरव ऑफ बिहार है, ये आप बताओगे। यूपीएससी कर रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया, पर सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है, गूगल नहीं बनना है। टाइप्स ऑफ फ्लडिंग में तीसरा है ग्राउंड वाटर फ्लडिंग, चौथा है सीवर फ्लडिंग। ये अमेरिका में रिसेंट बारिश हुई, वहाँ पर लगातार एक कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि वहाँ के जो सीवेज फैसिलिटीज़ थी वो ओवरफ्लो हो गई और पूरे रोड्स पे पानी आ गया था। न्यूयॉर्क में आप वीडियोस देख सकते हो, मिल जाएगी। और चौथा है पांचवा है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या है कि सडन बारिश होने के कारण ये ऑकर हो जाते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू यूएस मेटेरोलॉजिकल एजेंसी, व्हेन रेनफॉल कॉज फ्लड इन 6 आवर्स, उसे कहते हैं फ्लैश फ्लड। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है रवांडा। रवांडा में भी फ्लड्स आए थे, तो रवांडा में एक इम्पॉर्टेंट फेमस जो लेक है वो है लेक किवू, ये काफ़ी फेमस है। और दूसरी लेक है एक मोहाजी, ये पॉल्यूशन के कारण न्यूज़ में है, ये याद रखिएगा। और इसका बॉर्डर मिलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो आपको मैंने याद कराया था ब्रू कॉफ़ी से, याद रखिए। पेन चेंज कर लेता हूँ। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। रवांडा की कैपिटल है किगाली, एंड यू विल टेल मी अबाउट किगाली अमेंडमेंट इन कमेंट्स। इथोपिया न्यूज़ में है। इथोपिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक है वो है लेक ताना, जो कि ओरिजिन है, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था, जो कि ओरिजिन है ब्लू नाइल रिवर का, जो कि जाके मिलती है खरतूम में, यानी कि सूडान की कैपिटल में, विद वाइट नाइल, और ये मिलके बन जाती है नाइल रिवर। कुछ माउंटेन्स फिजिकल फीचर्स में जो हम देख रहे हैं, एक मैनेडेबो माउंटेन्स है और अहमार माउंटेन्स, ये इथोपिया में है। इथोपिया काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट डैम था जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, उस डैम का नाम है रेनेसो डैम, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लू नाइल के ऊपर बना हुआ है, ये याद रखिएगा। एक लेक ताना, ब्लू नाइल ओरिजिन, ये हमने चेक कर लिया है। नेक्स्ट मालदीव्स में ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने फाउंडेशन रखा है कोस्ट गार्ड का, वहाँ की कोस्ट गार्ड फोर्सेस का। और मालदीव्स देख सकते हो आप कि आर्कीपेलागो है।
यहाँ पे ये अटॉल देख रहे हो आप, अटॉल कोरल्स के कारण बनता है। तो पहले हम कोरल्स देख लेते हैं। कोरल्स क्या है? कोरल्स एक्चुअली में सॉफ्ट होते हैं। ये कार्बोनेट आयंस के थ्रू कैल्शियम के एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं अपनी बॉडी के बाहर। एक बार मैं आपको बना के बताऊँ, जैसे ये है कोरल, दे आर सॉफ्ट जैसे हमारी स्किन है। फिर ये कार्बोनेट आयंस को लेके ओशियन वाटर से सॉल्ट्स लेके ऐसे एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं, इसीलिए फिर ये हमें कड़क दिखते हैं, बाहर से हार्ड दिखते हैं, बट असली में ये सॉफ्ट होते हैं। फिर जूजेंथली एल्गी आके इनके साथ सिम्बायोसिस करती है, उससे इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। तो कोरल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें वो थ्राइव करते हैं। फर्स्ट इज़ वार्म वाटर, मतलब मॉडरेटली वार्म ट्रॉपिक्स में, और फोटिक जोन होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, क्योंकि एल्गी है तो उसे फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन तभी सस्टेन कर पाएगा। फिर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन को लेके। और ये 3 इनकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। और ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, उस वजह से इनको अपने एक्सोस्केलेटन बनाने में बहुत इशू आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कोरल्स की डिस्ट्रक्शन को लेके। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा कि कोरल्स पे क्या इफेक्ट है ओशियन एसिडिफिकेशन का। अब देख लेते हैं अटॉल्स क्या होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, बैरियर रीफ क्या होती है। तो सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनती है। मान के चलिए कि ये कोस्ट है, तो यहाँ तो रीफ बन नहीं सकती, तो रीफ इस साइड बनती है, तो ये फ्रिंजिंग रीफ थोड़ी थोड़ी बनना स्टार्ट हो गई। फिर जब ये काफ़ी लैंड मास में बन जाती है और काफ़ी ऊपर तक आ जाती है, तो एक ये पानी की तरफ से, यानी कि ये वाटर है, इसकी तरफ से ये एक बैरियर हो गया ना माउंटेन्स के यानी कोस्टल प्लेन्स के लिए, तो ये बैरियर रीफ बन गई। फिर जब चारों तरफ से इसने कवर कर लिया तो ये बन जाता है अटॉल। और ड्यू टू डेन्यूडेशन, जो ये लैंड मास है ये डेन्यूड करके उस अटॉल से नीचे चला जाता है, तो चारों तरफ सिर्फ कोरल्स दिखते हैं, बीच में थोड़ा सा लैंड मास दिखता है, तो ये बन जाता है अटॉल। और इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, फर्स्ट में फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड में बैरियर रीफ, तीसरे में अटॉल फॉर्म हो रहे हैं, चौथे में अटॉल बन चुका है और ये डेन्यूड हो चुका है डेन्यूडेशन के कारण। ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार में एक साइक्लोन आया था मोचा, उसकी वजह से ही न्यूज़ में है। तो म्यांमार में जो फेमस रिवर है वो है इरावडी। इरावडी डॉल्फिन के बारे में पढ़िएगा इसके साथ। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अराकान माउंटेन्स। अगर आपने जियोग्राफी की फ़िज़िकल वाली बुक पढ़ी है तो आपको याद होगा कि हमारे ऊपर वाले साइड में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले, मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, जस्ट बिकॉज ऑफ अराकान माउंटेन्स की वजह से रिवर बारिश, मानसून आता है, रिवर कह रहा हूँ, मानसून आता है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अराकान माउंटेन्स हैं म्यांमार में। और साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में लास्ट लेक्चर में भी डिफ्रेंशिएशन था और इसमें भी था। तो साइक्लोन मोचा इन म्यांमार। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये कंडीशन देख लीजिएगा, ये आप पढ़ सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कौन किस डायरेक्शन में घूमता है और किस हेमिस्फीयर में। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ओनली वन, कि एंटी साइक्लोन, मतलब साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो सिर्फ सी में बनते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब आप याद रखोगे कि टेम्परेट जो साइक्लोन होंगे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो जस्ट अपोजिट, यानी कि वो क्लॉकवाइज घूमेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थन हेमिस्फीयर में घूम रहे थे, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेंगे, उसका जस्ट अपोजिट टेम्परेट साइक्लोन। और ये कंडीशंस आप देख सकते हो जो प्री रिक्विजिट है। नेक्स्ट है प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। ये थोड़ी सी इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हैं इसमें ज़्यादातर। लद्दाख में पहली बार ऑरोरास को कैप्चर किया है। ऑरोरास क्या है? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट करती हैं सोलार फ्लेयर्स, उसकी वजह से ये ऑरोरास बनती हैं, जो सोलार विंड के इंटरेक्शन से होती हैं। तो दे आर कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स मोस्टली, बट जो टेक्निकल टर्म है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि बोरियल फॉरेस्ट हैं तो उन्हें कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है तो उसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये लद्दाख के का मैप है, इसमें दीपसांग प्लेन्स याद रखिएगा, गलवान वैली के पास है। वाई चार्ज पार्टिकल्स, क्यों होता है ये? चार्ज पार्टिकल जो सन के होते हैं वो कोलाइड करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इंटरेक्शन की वजह से ये ऑरोरास बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में था कि रांतम्बोर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में 3 टाइग्रेसेस को शिफ्ट किया गया है।
इस वजह से ये न्यूज़ में था। ये तीनों एक ही लाइन में है, करीब करीब मध्य प्रदेश के बिल्कुल पास। ऑलमोस्ट रणथंभौर टाइगर रिजर्व की तो बॉर्डर भी जुड़ती है मध्य प्रदेश से, आप ये देख पा रहे हो। जस्ट से तो टाइगर रिजर्व में 3 टाइगर रिजर्व शिफ्ट की गई हैं। फौना यहाँ की क्या है, यहाँ पे लेपर्ड मिलेंगे आपको, हाइनाज मिलेंगे, जैकॉल्स मिलेंगे। और नेक्स्ट जो उसके पास में एक और जुड़ा हुआ ऑलमोस्ट एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, उससे चंबल निकलती है ऑलमोस्ट एक बाउंड्री बनाते हुए, ये याद रखिएगा। एक जूना खातिया साइट है गुजरात में, इसमें रिसेंटली हमें बरियल्स मिले हैं जो कि IBC के टाइम के हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ह्यूमंगस ग्रेवियल यार्ड बन जाता है इन आवर हिस्ट्री। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, जूना खातिया रीजन, ये मैप में आप देख पा रहे हो। ये बरियल्स मिले हैं अलग अलग टाइप के, 500 के आसपास ग्रेव्स मिली हैं, जिनमें से 150 के आसपास हमने एक्सकेवेट कर ली हैं। ढोलावीरा से भी पुरानी है, और इसे नेक्रोपोलिस कहते हैं, यानी कि एक पूरा टाउन जो सिमेट्री पे बना हुआ है, यानी कि कब्रिस्तान है। नेक्स्ट है बांधवगढ़। बांधवगढ़ न्यूज़ में था। यहाँ पर आपको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से ये न्यूज़ में था। एक्चुअली में श्री राम ने लक्ष्मण जी को आफ्टर श्रीलंका के वॉर के बाद ये बांधवगढ़ गिफ्ट में दिया था, इस वजह से इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो विंध्यास रेंजेस में है, और यहाँ पर वाइट टाइगर मिलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, ये याद रखिएगा कि वाइट टाइगर यहाँ मिलते हैं। अब आप मुझे ये बताओगे कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से नेशनल पार्क में हैं, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी टाइगर्स की कौन से नेशनल पार्क में है, ये कमेंट्स में बताओगे। जस्ट आ सिंगल गूगल सर्च लगेगा, पर भूलोगे कभी नहीं, इतना तो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फ्लोरा है वो साल और बैम्बू के पेड़ हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट है हिंगोली, महाराष्ट्र में। यहाँ पर लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है, जो कि आफ्टर USA में ये 2 बन चुकी हैं, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को रिकॉर्ड करेंगी, इस वजह से ये न्यूज़ में है। महाराष्ट्र में ये आप देख पा रहे हो, एक गांव है, विलेज कहलाता है। अब ग्रेविटेशनल वेव कैसे बनती है ये एक बार समझ लेते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी बॉडी, यानी कि 2 ब्लैक होल या एक न्यूट्रॉन स्टार, एक ब्लैक होल या एक नेबुला या एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आसपास कोलाइड करता है या एक दूसरे के चक्कर लगाता है, ऑर्बिट करता है, उससे रिपल बनती हैं। रिपल क्या होती हैं, जैसे मान के चलिए एक स्थिर पानी में या बाल्टी में आप कुछ पत्थर छोड़ देते हो तो वो लहरें उठती हैं छोटी छोटी, वैसे ही समझ लो स्पेस के लेवल पे फैब्रिक में ऐसी रिपल्स उठती हैं। उन रिपल्स को डिटेक्ट करने के लिए ही इसे बनाया गया है। तो एक इसके साथ इलाइजा भी समझ लीजिएगा। जो ये लीगो ऑब्जर्वेटरी है ये अर्थ में बनाई जाएगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। ये 4 किलोमीटर की एक स्केल लगाया जाएगा इसमें, 2 डायरेक्शन में 4-4 किलोमीटर के। ये जब ग्रेविटेशनल वेव फॉर्म होंगी तब ये उन्हें डिटेक्ट करेंगे। बट अर्थ पे ये इशू है कि अर्थ में खुद का फ्रैक्शन है, खुद की ग्रेविटी है, उस वजह से हम इतनी एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। बट हमने ऐसी ही एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है इन स्पेस, जिसे हम कहते हैं इलाइजा। ये 3 सैटेलाइट हैं ऐसे, एक प्राइमरी सैटेलाइट है मेन, दूसरी ये है। इनमें 4-4 किलोमीटर की हमने लेज़र्स छोड़ रखी हैं। तो जब स्पेस में रिपल्स आते हैं तो ये लेज़र्स डिस्टॉर्ट होती हैं थोड़ी सी, ऐसे ही अर्थ पे भी होता है, बस थोड़ा सा स्केल का लेवल चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है स्पेस में। अर्थ में खुद की ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, एटमॉस्फेयर है, उस वजह से हमें उतना अच्छे से पता नहीं चलता। बट स्पेस के लेवल पे ये नहीं है। तो स्पेस में ये जो तीनों सैटेलाइट्स हैं इनकी लेज़र्स में डिस्टॉर्शन आता है उन रिपल्स की वजह से। मान के चलिए आप बोट में बैठे हो, जब लहरें उठती हैं तो बोट आपकी डगमगाती है, वैसे ही इनकी रिपल्स की वजह से लेज़र भी डगमगाने लगती है। तो उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमने ऑब्ज़र्व की हैं। तो हिंगोली में एक ऐसी ही ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है, इस वजह से ये न्यूज़ में है, हिंगोली इन महाराष्ट्र।
और ये इंडिया की फर्स्ट LIGO ऑब्जर्वेटरी है, ये भी याद रखिएगा। सो आई थिंक दैट्स इट। इस बार थोड़ा कम था क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट मुझे लगे नहीं, जो लगे वो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से थे और थोड़े से ज्योग्राफी के। सो आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। छोटा सा लेक्चर है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, और हम ऐसे ही करते जाएंगे, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 20 दिन अब एक्सटेंड भी हो गया है तो टाइम है, पर हम कवर कर लेंगे इसे। मार्च के अंदर अंदर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, बट फिर भी हो जाएगा। सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड पेशेंस लिसनिंग, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। एंड प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच।